Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your parents, your relative, your friends all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had just finished the theory of this chapter. And today, I'm going to try to complete the remaining numericals of this chapter. Friends, today's lecture is the very important because today we are going to discuss a very logically, it is a very good numericals. So today's lecture with respect to the competitive examinations with respect to numerical is very important because आज हम ऐसे numerical discuss करेंगे कि जो logically बहुत ही अच्छे हैं. So friends, one by one, let us complete the remaining numericals. So friends, once again, I am giving you the overview of this chapter. We are discussing electromagnetic induction. उसमें एक चीज मेन चीज ये थी कि अगर कोई क्लोज्ड लूप के साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है और अगर उसमें चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस होगा. देखो, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्लोज्ड लूप की आवश्यकता नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है. जस्ट कोई भी अगर सपोज के कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में है तो ईएमएफ तो उसमें भी प्रोड्यूस हो सकता है, बट करंट प्रोड्यूस करने के लिए क्लोज्ड लूप जरूरी है. और हमने उसके बाद सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में भी डिस्कस किया. And in the last lecture, we discussed about the AD currents and AC dynamo, that is AC generator. So let us one by one check out which numericals are still left. Friends, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ सर. Okay. तो tell me which कौन सा illustration बाकी है? Illustration number 1, 2, 3 I think over. इलस्ट्रेशन बताओ मुझे कौन सा बाकी है अभी, वन बाय वन देखते तो. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गया है ना. फोर्थ इज ऑल्सो आई थिंक डन. फिफ्थ भी हो गया है. सिक्स्थ एंड सेवंथ ऑल्सो डन. आई थिंक एथ इज स्टिल लेफ्ट. एम आई राइट फ्रेंड्स? हाँ सर, 8 बाकी है. 1 to 7 कंप्लीट हो गया है ना? हाँ सर. ओके फाइन. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको देखना है. तो क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? यस. ओके. सो उसमें क्या है फ्रेंड्स, देखो आप. तो उसमें ऐसा पूछा है कि रिफर फिगर 6.12 ए, आर्म PQ of the rectangular conductor is moved with the x from x equals to 0 and outwards. The uniform magnetic field is perpendicular to the plane and extend from 0 to B and is 0 for the greater than B. मतलब आप देख सकते हो फिगर में कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक है. तो आप देख सकते हो कि जो भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया हुआ है वो x इक्वल्स टू 0 से शुरू करके x इक्वल्स टू B तक ही है, और उसके बाद जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड 0 है. तो क्वेश्चन अब क्या है? ओनली द आर्म PQ possess substantial resistance R. Consider the situation where the arm PQ is pulled outward from x equals to 0 to x equals to 2B and then moved back to 0 with a constant speed. Obtain the expression for the flux, induced EMF, force necessary to pull the arms, and power dissipated as a joule heat. Sketch the variation of this quantity with the distance.
तो यहाँ पे 3-4 चीज यहाँ पे पूछा हुआ है कि भाई आपको फ्लक्स फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला निकालना है फ्लक्स का। दूसरा आपको निकालना है ईएमएफ का फॉर्मूला। तीसरा आपको निकालना है induced EMF, then force, required necessary force to pull the rod, and fourth one you also required to write down the equation of the power as well. चलो x इक्वल्स टू 0 से शुरू करके जब आप आगे बढ़ते हो तो इसका x कोऑर्डिनेट आपका जो रोड का होता है वो इंक्रीज होता जाएगा। So very first we want to find the flux. तो अभी जो रोड का सिचुएशन है, उसके हिसाब से कोई मुझे बताएगा कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि बेसिकली फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? AB cos theta। वेरी गुड, AB cos थीटा। दूसरी बात, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है प्लेन, ये जो एक जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है जो है उसके परपेंडिकुलर है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा? 0। It will be 0. So can I say the magnetic flux can also be written by only AB? चलो टेल मी, मुझे क्या लिखना चाहिए? एक एरिया के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए अभी? SP into SR। फिर से बोलो। SP into SR। L into X। हाँ, so it will be a L into X and B हमको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो B0 जितना है, मतलब B है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो फॉर्मूला फ्लक्स का लगेगा वो किसके लिए, कौन से पार्ट के लिए लगेगा? When the rod is move along the 0 to B, अगर 0 एंड B के बीच में अगर है तो ये फॉर्मूला लगेगा। बट वंस द रोड इज स्टार्ट मूविंग फ्रॉम B to B, और मतलब x का वैल्यू अगर B से ज्यादा हो जाएगा तो उसके बाद क्या फ्लक्स का वेरिएशन होगा? पहले तो क्या है कि फ्लक्स इंक्रीज होता है। देखो आप सिचुएशन को देखो तो पहले आप देख सकते हो कि फ्लक्स जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे रोड आगे बढ़ेगा तो हमारा जो क्लोज्ड लूप है उसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। हमारा जो क्लोज्ड लूप है उसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो पहले इंक्रीज होता जाएगा, बट एक बार वो x इक्वल्स टू बी पे आ गया हमारा रोड, उसके बाद अगर वो आगे बढ़ेगा तो क्या फ्लक्स इंक्रीज हो पाएगा? नो सर। नहीं। एरिया डेफिनेटली इंक्रीज होगा, but the region in which the magnetic field is present will be remains the same. No doubt area increases after the road move after x equals to b, then area definitely goes on increasing, but जो मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया में है वो तो फिक्स रहता है, मतलब फ्लक्स जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो मुझे बताओगे, कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द फ्लक्स आफ्टर द रोड मूव्ड फ्रॉम x इक्वल्स टू b टू x इक्वल्स टू 2b? तो x ग्रेटर देन b है तो उसके बाद जो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? चलो 0 से b तक तो है ना, x का वैल्यू 0 से b तक तो फ्लक्स इंक्रीज होगा बिकॉज x इंक्रीज। LB। बट अब फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो अब हो जाएगा वंस अगेन ए बी, बट एरिया जो है ना वी हैव टू कंसीडर ओनली द एरिया इन विच द फ्लक्स इज प्रेजेंट। यू हैव टू कंसीडर ओनली द एरिया इन विच द फ्लक्स इज प्रेजेंट। तो फ्लक्स अभी कितने एरिया में है? LB। बी इनटू बी, एंड दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर विच रीजन? फॉर एक्स ग्रेटर देन बी। इज इट ओके फ्रेंड्स? सर चलो अब ईएमएफ के बारे में हेलो सोचते हैं। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो बोलो। सर नई खबर पड़ी।
सर वो फर्स्ट इक्वेशन में x क्यों लिया तो फिर यहाँ पे b क्यों लिया? हाँ, देखो आप रोड को मूव हो रहा है ऐसा सोचो, तो रोड जब मूव करेगा तो ये जो एरिया है रोड का, जो एंक्लोज्ड एरिया है, देखो ये मैंने ये पिंक कलर से मैंने उसको किया हुआ है, तो ये जो एरिया जब रोड मूव करेगा तो क्या ये एरिया बढ़ेगा? यस और नो? यस। तो एरिया बढ़ेगा मतलब फ्लक्स भी बढ़ेगा। इज इट ओके? तो एरिया का वैल्यू कितना होगा? तो बोले लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ जो है वो एल है, ब्रेड्थ जो है वो एक्स है। तो पहला इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया, एम आई राइट? फर्स्ट इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, एम आई राइट? यस सर। बट अब यस। दूसरे में आपको करना क्या, सोचो आपको करना क्या है। तो मेन चीज ये है, मेन चीज ये है कि आपको फ्लक्स फाइंड करना है। अब चलो टेम्परवरी हम ये रोड का जो सिचुएशन है ना, ये अज्यूम कर लेते हैं कि रोड का जो सिचुएशन, आप थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात साकिर। तो अज्यूम करो कि रोड का सिचुएशन अब यहाँ पे है। तो मुझे ये बताओ कि अब रोड का सिचुएशन चाहे यहाँ पे हो, या चाहे यहाँ पे हो, या चाहे यहाँ पे हो, या फिर चाहे x इक्वल टू बी पे रोड आ जाए, सो इन ऑल ऑफ द सिचुएशन जो फ्लक्स लिंक होगा ना, ये हमारे क्लोज लूप के साथ, हमारा जो क्लोज लूप है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सो दिस विल बी अवर क्लोज लूप, दिस विल बी अवर क्लोज लूप। वो इंक्रीज, क्लोज लूप का एरिया तो इंक्रीज होता, जैसे जैसे रोड राइट साइड मूव होता जाएगा ये क्लोज लूप का एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा। बट जो फ्लक्स है ना, जो फ्लक्स, तो वो फ्लक्स तो कितने रीजन के अंदर है? वो तो इतने ही पार्ट में है। तो भले ही हमारा क्लोज लूप का एरिया इंक्रीज हो रहा है, बट जो फ्लक्स का जो रीजन है वो तो वही का वही रहेगा, बिकॉज आगे आफ्टर x इक्वल्स टू बी मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट। आफ्टर x इक्वल्स टू बी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो उसका मतलब कि भले ही उसके बाद अगर आप रोड को मूव करते हो, लूप का एरिया जो रेक्टेंगल लूप फॉर्म हो रहा रेक्टेंगल लूप फॉर्म हो रहा है, उसका एरिया भले ही बढ़ रहा है, उसका एरिया भले ही इंक्रीज हो रहा है, बट जो फ्लक्स का रीजन है, जो फ्लक्स है उसका रीजन तो वही का वही है। और वो कितना है? तो उसका लेंथ जो है ना वो एल है, और उसका जो ब्रेड्थ है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो तो बी, एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू बी, मतलब लेंथ बी हो जाएगा एंड उसका ब्रेड्थ एल हो जाएगा। तो अब जो फ्लक्स है वो जब रोड आफ्टर एक्स ग्रेटर देन बी, एक्स का वैल्यू बी से ज्यादा है, तो भले ही हमारे लूप का एरिया इंक्रीज होता है, बट वी आर नॉट फाइंडिंग द एरिया, वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द फ्लक्स। तो फ्लक्स का जो रीजन है वो तो फिक्स रहता है, मतलब नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो बी रिमेन्स द कांस्टेंट फॉर विच लोकेशन, फॉर एक्स ग्रेटर देन बी, टू फ्रॉम बी टू बी आई कैन से। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया अभी? यस सर। इज इट ओके? यस तो मुझे ये बताओ, हाँ बोलो, आया बात समझ में? हाँ। यस सर। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि ईएमएफ जब कब इंड्यूस होता है, कोई भी क्लोज लूप में ईएमएफ कब इंड्यूस होता है? जब फ्लक्स का वेरिएशन होता है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे फ्लक्स का वेरिएशन कौन से रीजन में हो रहा है? जब रोड, हमको करना है क्या पता है, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम रोड को पहले 0 से 2B ले जा रहे हैं और उसके बाद 2B से वापस से 0 पे आते हैं, 0 से 2B, 2B से 0 वापस। तो इन थ्रू आउट द प्रोसेस आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फोर क्वांटिटीज विथ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसके साथ मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मुझे ये बताओ कि फॉर x इक्वल्स टू 0 टू b क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? 0 इज लेसर इक्वल्स टू x इज लेसर इक्वल्स टू b के लिए मुझे ये बताओ कि ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा 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 कि नहीं होगा? होगा। होगा। क्यों होगा? फ्लक्स वेरिएशन करता है इसके लिए। एकदम परफेक्ट, फ्लक्स वेराई कर रहा है, फ्लक्स तो वेराई कर रहा है। अगर फ्लक्स वेराई कर रहा है तो डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। तो हम है ना इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले x 0 से स्टार्ट करेंगे, मुझे ड्रॉ करना है फाई का ग्राफ, फिर ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर मुझे अप्लाइड फोर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड फिर मुझे पावर डेसिपेटेड का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलो कोई मुझे बताएगा कि रोड x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा, फिर 2b पे जाएगा और वापस से 2b से 0 पे वापस आएगा, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड?
4B। 4b, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 4b। क्या ये बात आपको समझ में आया? ये b, फिर उसके बाद 2b, फिर उसके बाद वापस आ रहा है मतलब 3b, और उसके बाद 4b का मतलब वापस से वो 0 पे आ जाएगा। तो मैं है ना इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं पूरे ग्राफ को। 0 से b, b से 2b, 2b से डिस्टेंस ट्रैवल 3b, बट लोकेशन कौन सा आएगा? डिस्टेंस ट्रैवल 3b बट लोकेशन क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे? B। हाँ, x इक्वल्स टू बी रहेगा। यहाँ पे मैं डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और डिस्टेंस 4b हो जाएगा, बट x इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। चलो पहले मैं फ्लक्स का, मैं है ना पहले इक्वेशन, चलो मैं पहले फ्लक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले जब रोड 0 से b जा रहा है तो फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कि कांस्टेंट रहेगा? इंक्रीज होगा। Not only increases, it is increases linearly. It is increases linearly because 5 proportional to x. 5 proportional to x. So initially the flux increases linearly. तो ये linearly increase होगा 0 to b में। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद, कांस्टेंट। हाँ उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। मतलब वो b से 2b जाएगा तब भी कांस्टेंट रहेगा, एंड 2b से 3b पे जाएगा तब भी वो फ्लक्स कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब वो वापस आएगा। बी से 2b गया और 2b से वापस से b पे आया, 2b से वापस से b पे आया, तब तक वो फ्लक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा। बट उसके बाद क्या होगा? अब वो वापस से 0 पे आ रहा है। डिक्रीज होगा। थोड़ा सोचो फ्रेंड्स, अब क्या होगा? अब वो वापस आ रहा है, लीनियरली डिक्रीज होगा। लीनियरली डिक्रीज होगा, एकदम परफेक्ट। फ्रेंड्स मेरे साथ साथ थोड़ा सोचना तो मजा आएगा। अब फ्लक्स 0 हो जाएगा डिक्रीज होके। चलो, क्या ये फ्लक्स का ग्राफ आपको समझ में आया? यस सर। चलो, ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो माइनस d∅dt है, और उसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस BVL आएगा, BVL। बट वो 0 to 2b, 0 to b से 0 to 2b, सॉरी 0 to b ईएमएफ इंक्रीज। देखो फ्लक्स वेराई हो रहा है, 0 से b में फ्लक्स वेराई हो रहा है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। बट उसके बाद b से 2b या 2b से 3b आप देख सकते हो कि फ्लक्स कांस्टेंट है। तो मतलब क्या होगा? ईएमएफ के बारे में क्या कह सकते हैं? EMF equals to 0. EMF becomes 0 because flux remaining constant. For which region? For b lesser equals to x lesser equals to 2b। मतलब b से 2b पे, b से लेके 2b पे, चाहे वो जाएगा या वापस आएगा, चाहे वो जाएगा या वापस आएगा, in both the circumstances there will not be EMF induced because flux remaining constant। चलो, पहले EMF इंड्यूस होगा और वो कांस्टेंट BVL जितना EMF होगा। देखो यहाँ पे d∅dt जो ये जो ग्राफ है ना, उसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? d∅, स्लोप का मतलब d∅dt। तो ये स्लोप पॉजिटिव, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव है। Positive. बट EMF इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt। EMF इज माइनस d∅dt। अब d∅dt पॉजिटिव है तो EMF को मुझे क्या करना पड़ेगा? Negative. नेगेटिव, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेगेटिव। तो ये हमारा EMF हुआ। इसका वैल्यू जो होगा वो BVL, ऑल द 3 पैरामीटर आर कांस्टेंट, सो EMF विल बी नेगेटिव कांस्टेंट। उसके बाद मुझे ये बताओ कि B to 2B एंड 2B to 3B, मतलब वो B से 2B पे जा रहा है और 2B से वापस से B पे आ रहा है। तो इन थ्रू आउट द मोशन ऑफ द रोड द फ्लक्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो EMF का वैल्यू क्या आएगा? 0। तो EMF का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। तो पहले EMF नेगेटिव कांस्टेंट, उसके बाद EMF का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? चलो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो d∅dt जो स्लोप है वो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो EMF के बारे में क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव होगा। तो EMF पॉजिटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स?
ओके सर। ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। चलो अब तीसरी बात, हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सोचते हैं। तो हाउ मच द फोर्स वी नीड टू अप्लाई? सो वी नीड टू अप्लाई BIL। एंड अगर आपको I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो इट विल बी अ B स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन R। So this much force, Lens, it is also known as a Lens force। जब रोड का मोशन आप करवाते हो तो रोड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, वो रोड के मोशन के अगेंस्ट में एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो आपको उतना ही फोर्स मोशन के डायरेक्शन में प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दिस मच फोर्स यू रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, यू हैव टू प्रोवाइड। बट फ्रेंड्स यहाँ पे करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस, और EMF का वैल्यू माइनस BVL है, तो माइनस BVL अपॉन R करना पड़ेगा, तो ये माइनस आएगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ, ओके, तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस, I can write this formula like this. So it is a B into EMF upon resistance into L। मतलब जब EMF नेगेटिव होगा तो फोर्स भी नेगेटिव होगा, जब EMF पॉजिटिव होगा तो फोर्स भी पॉजिटिव होगा, और जब EMF जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EMF। यू कैन सी दिस, अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। अगर हम फोर्स के बारे में सोचे तो उसका ग्राफ एग्जैक्टली EMF जैसा ही आएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव, जीरो तो जीरो, एंड पॉजिटिव तो पॉजिटिव। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? क्या ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये जो ग्राफ मिला मुझे, वो किसका ग्राफ मिला मुझे? फोर्स का ग्राफ मिल गया। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द फोर्स। चलो अब पावर के बारे में सोचते हैं। तो हमको पता है कि डेसिपेटेड पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर R, और वी कैन ऑल्सो राइट E स्क्वायर बाय R। तो जब EMF होगा तो पावर डेसिपेट होगा, बट जब EMF जीरो है तो पावर डेसिपेट नहीं होगा। बट फ्रेंड्स EMF का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो डेसिपेटेड पावर कैन नेवर बी नेगेटिव। सो डेसिपेटेड पावर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बट वो होगा कब? जब कुछ EMF जनरेट होगा तब। बीच का जो रीजन है वहां पे तो EMF खुद ही जीरो है, तो पावर भी जीरो रहेगा। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द पावर वर्सेस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया पूरा क्वेश्चन? इज इट क्लियर? यस सर। इज इट ओके? देखो, क्या आपके पास न्यूमेरिकल्स का बुक है? हाँ सर। Check out whether the graphs are given in the same manner. Whether all the graphs are given in the same manner, yes or no? देखो तो। Yes sir. Okay. So now come to the next numerical. चलो friends, question number 9 and 10 I think I had completed. Am I right friends? 9 and 10 करवा दिया है क्या? बाकी एक बार मुझे देख के बताओ तो। हाँ सर, हो गए हो गए। हो गया ना? राइट। 11 भी मैंने लास्ट में, शायद लास्ट लेक्चर में करवा दिया होगा। 11 भी मैंने करवा दिया होगा, वो कमला वाला। हाँ कमला। हाँ तो इलस्ट्रेशन सारे खत्म हो गए फ्रेंड्स। अब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सोचना है फ्रेंड्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको थोड़ा माइंड लगाना है। वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन इन ईच ऑफ द केस। आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है हर एक केस में। तो आपको पता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमको लेंस लॉ से द्वारा मिलता है, और लेंस लॉ क्या बता रहा है? वो ऐसा बताता है कि भाई induce EMF or current always induce in a such a manner that after being induced it will oppose the change of flux। वो induce होने के बाद फ्लक्स का वेरिएशन को चेंज करेगा। और vice versa I can say EMF and current always induces in such a manner that it will oppose the
चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अब वन बाय वन हम हर एक केस में मैं आपके पास से आंसर लाने का ट्राई करूंगा। आप थोड़ा सोचना, बहुत ही मजा आएगा। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। केस नंबर 1 के बारे में सोचो। अच्छा, क्या आप केस नंबर 1 मतलब फिगर नंबर 1 देख सकते हो? ओनली केस नंबर 1, फॉरगेट अबाउट द ऑल अदर थिंग्स। आर यू एबल टू सी द फिगर नंबर 1? यस सर। चलो, करना क्या है मैं एक बार आपको फिर से पूछ लेता हूँ, करना क्या है इसमें, हर एक केस में करना क्या है? करना क्या है फ्रेंड्स? करंट की डायरेक्शन फाइंड। वेरी गुड, हमको करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है। चलो फ्रेंड्स, मेरी बात सुनो। यहाँ पे मैंने साउथ पोल को ये कोयल के सामने रख के उसको मैंने साउथ पोल को वहां पे मूव कराया। तो मुझे ये बताओ कि करंट कैसे इंड्यूस होगा? साउथ पोल को मैं वहां पे मूव करा रहा हूं, तो साउथ पोल के सामने क्या आएगा? साउथ पोल के सामने क्या आएगा? ये, साउथ पोल का। हाँ, टू अपोज द मोशन साउथ के सामने साउथ ही आएगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो हमको साउथ के सामने साउथ ही प्रोड्यूस होना चाहिए, मतलब करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो अब ये करंट के डायरेक्शन के हिसाब से देखो, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दिया। देखो यहाँ से हम यहाँ से देख रहे हैं, तो मैंने करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज बना दिया। देखो, तो ये डायरेक्शन बनाने के बाद करंट कैसे फ्लो होगा? आप थोड़ा थोड़ा उसका ट्रेजेक्टरी को ट्रेस करो। तो उसको ट्रेस करंट को, क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज तो बना दिया, और उसको ट्रेस करो। तो वो ट्रेसिंग कैसा होगा? यहाँ से, Q to P। हाँ, फिर वो क्यू पे जाएगा, क्यू से आर पे जाएगा, आर से पी पे जाएगा, और वापस से वो पी से क्यू वापस आ जाएगा। मतलब उसका जो ट्रेजेक्टरी रहेगा वो कौन सा रहेगा? क्यू टू आर, आर टू पी, पी टू क्यू। चलो, क्या ये आंसर है फ्रेंड्स? देखो तो एक बार, क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसा लिखा हुआ है? यस सर। तो आर यू एबल टू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Yes sir। यस चलो, सर। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। सिंपल है, ये समझ में आया ना आपको फ्रेंड्स मैंने कैसे किया? ये हाँ सर। साउथ को अपोज करने के लिए, मोशन को अपोज करने के लिए साउथ के सामने साउथ ही आना चाहिए। तो साउथ के सामने साउथ लाने के लिए हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराया, और मैंने उसके ट्रेजेक्टरी को ट्रेस किया। उसके ट्रेजेक्टरी को, वो करंट के मोशन को मैंने ट्रेस किया, तो मुझे पता चल गया दैट शुड बी अ क्यू टू आर, आर टू पी, पी टू क्यू। इज दैट क्लियर टू यू? चलो, अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगा। चलो, लेट अस कम टू द क्वेश्चन फिगर नंबर 2। चलो, क्या आपके मोबाइल के अंदर फिगर नंबर 2 दिख रहा है आपको? हाँ सर। अब उसमें मुझे है ना, दोनों लूप में मुझे करंट फाइंड करना है, दोनों लूप में। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड के लूप के अंदर करंट को फाइंड करने का ट्राई करूंगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिमूव्ड द राइट साइड लूप। फॉरगेट अबाउट द राइट साइड लूप, ओनली कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड लूप। चलो, अब साउथ वापस से साउथ जा रहा है, तो क्या वापस से वही करना पड़ेगा? तो साउथ के सामने क्या आना चाहिए? बोलो। साउथ। तो साउथ के सामने साउथ आना चाहिए। तो उसका ट्रेजेक्टरी को ट्रेस करो, उसके ट्रेजेक्टरी को आपको ट्रेस करना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो ऐसे है। तो अब जाके पता चलेगा कि भाई वो ऐसे कैसे आ सकता है, वो यहाँ से आना चाहिए। तो द करंट मस्ट बी लाइक दिस। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes sir। तो अब देखो क्या होना चाहिए। तो Q से स्टार्ट करके Q से P जाएगा,
P से R जाएगा, R से Q वापस आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो P to R, R to Q, Q to P, आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, दोनों करेक्ट है। तो क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स? देखो तो, इज इट ओके? क्या आंसर लिखा है? हाँ सर। आंसर क्या लिखा है? P to R, R to Q and Q to P. एग्जैक्टली तो क्या ये आपको समझ में आया भैया? हाँ सर। Yes, sir. अब है ना, लूप वन को भूल जाते हैं, लूप नंबर 2 को हम देखेंगे, बिकॉज अब वही चीज हम लूप 2 में फाइंड करना चाहते हैं। चलो, क्या आपके मोबाइल में लूप नंबर 2 दिख रहा है अभी? यस और नो? Yes. चलो अब मुझे बताओ कि ये है ना, लूप 2 से नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, लूप 2 में से नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो वो मोशन को अपोज करने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट होना चाहिए? ये लूप नंबर 2 में ये इन फ्रंट ऑफ द मैग्नेट, यहाँ पे कौन सा पोल प्रोड्यूस होना चाहिए? यहाँ पे नॉर्थ पोल लूप से दूर जा रहा है, तो उसके मोशन को अपोज करने के लिए, ये मैग्नेट के मोशन को अपोज करने के लिए वहां पे मैग्नेट के तरफ से देखे तो वहां पे कौन सा पोल क्रिएट होना चाहिए लूप के अंदर? North. अरे नॉर्थ से नॉर्थ प्रोड्यूस होगा तो वो रिपेल करेगा, मुझे मैग्नेट के मोशन को अपोज। साउथ। देखो मैग्नेट है ना, लेफ्ट हैंड साइड मतलब दूर जा रहा है मैग्नेट, है ना, वो कोयल से दूर जा रहा है, तो कोयल उसको क्या करने का ट्राई करेगा कि उसको अट्रैक्ट करने का ट्राई, वो दूर जा रहा है तो उसको नजदीक लाने का ट्राई करेगा, उसको अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। तो कौन सा पोल प्रोड्यूस होना चाहिए फ्रेंड्स? विश्वास? South. साउथ। अगर यहाँ पे साउथ है बराबर, तो यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे अगर इस साइड से, यहाँ से साउथ दिख रहा है, तो यहाँ से कौन सा दिखना चाहिए आपको? कोई North. लूप, हाँ कोई एक लूप है तो एक साइड से वो नॉर्थ है तो दूसरे साइड से वो साउथ है। लूप को एक साइड से अगर नॉर्थ कंसीडर करते हैं तो दूसरे, अब ऑब्वियसली दूसरे साइड से वो साउथ है, तो मतलब यहाँ से वो साउथ है। बट यहाँ पे मैं करंट ड्रॉ नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे ड्रॉ करने लायक कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ड्रॉ करने लायक कुछ है ही नहीं। तो भले ही यहाँ पे साउथ है, बट मैं यहाँ पे ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्या ट्रिक किया, मैंने ये सोचा कि भाई चलो यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो मुझे पता चला कि भाई वहां पे तो नॉर्थ ही होना चाहिए, तो वहां पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, वहां पे नॉर्थ डायरेक्शन हो ऐसा मैं लूप ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब करंट ऐसे फ्लो होगा। क्या ये आपको समझ में आया? और उसके ट्रेजेक्टरी को फॉलो करो, इसके ट्रेजेक्टरी को फॉलो करो, करंट के पाथ को फॉलो करो। तो नॉर्थ बनाया मैंने और उसके पाथ को मैंने फॉलो किया, तो वो ऐसे जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. y to z, z to x, x to y, इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x to y, y to z, z to x, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये चीज पूरा समझ में आया आपको? यस सर। इज इट ओके? देखो तो आंसर यस क्या सर। है? कोई बताएगा मुझे आंसर क्या है? अरे Z to Y, Y to क्या लिखा हुआ है? X to Y, Y to Z, and Z to X. बराबर है, तो ये लिखा ना, ये रहा, देखो। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? चलो अब Yes, sir. अब तीसरा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, लूप नंबर 3। सो कम टू द लूप नंबर 3। देखो ये फ्रेंड्स, नीट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, JEE में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। चलो, ये लूप नंबर 3 के फिगर आपने देखा? हाँ सर।
ये फिगर को थोड़ा मैं आपको समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा उसको ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ, so that you can get the complete idea. Okay. क्या आपको पता चला किस हिसाब से ये पड़ा हुआ, दोनों लूप कैसे पड़ी हुई है, पता चला आपको? हाँ सर। चलो, अब क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे ही हम लूप 1 के अंदर, जैसे ही हम लूप नंबर 1 को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो लूप 2 में कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा? जैसे ही लूप 1 को हम ऑन करेंगे तो लूप 2 में कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लूप को ऑन करोगे तो क्या होगा कि ये लूप 1 के स्विच को ऑन करोगे तो ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, ये अगर फिंगर आपको, आपके जो फिंगर है वो ये करंट के डायरेक्शन में रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड होगा। लूप 1 में जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में होगा या राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में? योर फिंगर मस्ट बी इन द डायरेक्शन, so your thumb will indicating the direction of magnetic field. तो कौन सा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोलो? लेफ्ट हैंड साइड, साइड, लेफ्ट। हाँ परफेक्ट। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो राइट। हाँ, इफ यू मूव योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो योर फिंगर विल गोस इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका थंब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो सिमिलरली यहाँ पे, सर हाँ बोलो सर बोलो बोलो। लेकिन करंट तो आपको क्या बोल रहे हो? सर आपकी करंट आवाज नहीं, अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं मैंने, देखो पहले तो ये लूप कैसा है ना वो सर। देखो। ये डॉट डॉट जो मैंने लूप नंबर 1 में कहीं पे मैंने देखो लूप के अंदर डॉट 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 किया, वो डॉट 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 का मीनिंग क्या हुआ कि वो बैक साइड है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना वो बैक साइड का पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो फ्रंट साइड का है। तो अब आप उसको माइंड में रखो कि क्या बैक साइड है क्या फ्रंट साइड है, और हाँ सर। राइट हैंड को घुमाओ, राइट हैंड के हाँ फिंगर सर, लेफ्ट से डरता है। तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर हाँ टू यू? सर, लेफ्ट साइड। तो उसमें से कुछ, यस सर। या ओके, तो उसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकंड कॉइल के साथ भी लिंक होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकंड कॉइल के साथ भी लिंक होगा, बट जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो सेकंड कॉइल में स्विच, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो ये जो कॉइल नंबर 2 है उसमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, राइट साइड से जो राइट, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो इंक्रीज होगा। जैसे ही स्विच चालू करोगे तो पहले तो लूप नंबर 2 में मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं, लूप नंबर 2 में कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं था, बट जैसे ही आपने कॉइल 1 का स्विच ऑन किया तो लूप नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ। तो इंड्यूस करंट क्या करने का ट्राई करेगा, वो लेफ्ट हैंड साइड के मैग्नेटिक फील्ड को, बोलो इंड्यूस करंट क्या करने का ट्राई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड के मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। फ्रेंड्स मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ सर, आ रहे हैं। तो जैसे ही आप लूप 1 में स्विच ऑन करोगे सो साइमल्टेनियसली लूप 2 का लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो इंड्यूस करंट क्या करने का ट्राई करेगा, इंड्यूस करंट जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड के फ्लक्स को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के फ्लक्स को इंड्यूस करंट है ना वो डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो खुद का करंट कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड जो अंदर जा रहा है वो फ्लक्स को रिड्यूस करना है, तो उसका खुद का फ्लक्स जो है ना वो राइट साइड जाना चाहिए।
उसका खुद का जो फ्लक्स है ना वो राइट साइड के डायरेक्शन में जाना चाहिए ऐसे। तो उसके लिए उसको किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना पड़ेगा? उसका खुद का फ्लक्स राइट साइड को भेजना है मुझे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स मुझे रिड्यूस करना है। तो उसके लिए उसको कंपल्सरीली ऐसे ही करंट को फ्लो करवाना पड़ेगा। देखो अगर ऐसे फ्लो कराओगे तो क्या काम हो जाएगा, देखो तो अगर आप ऐसे करंट फ्लो कराओगे तो क्या काम हो जाएगा, देखो बराबर है फ्रेंड्स। तो अब इंड्यूस करंट का फ्लक्स राइट साइड आ जाएगा। देखो फिर से एक बार क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है कि कोयल नंबर 1 में मैंने स्विच चालू किया। जैसे ही मैं कोयल 1 में स्विच चालू करूंगा तो कोयल 2 का लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स 0 से मैक्सिमम हो जाएगा। कोयल नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इंड्यूस करंट क्या करने का ट्राई करेगा, वो लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए खुद का फ्लक्स राइट साइड प्रोड्यूस करेगा। खुद का फ्लक्स देखो राइट साइड प्रोड्यूस करेगा। तो खुद का फ्लक्स राइट साइड कब प्रोड्यूस हो सकता है, जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तब। तो ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? तो करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, y to z, z to x, x to y। आ गया देखो y to z, z to x, x to y। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो अब नंबर 4 इससे भी ज्यादा अच्छा है, नंबर 4 इससे भी ज्यादा अच्छा है। थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनना। नंबर 4 जो है वो उससे भी थोड़ा टिपिकल है। चलो नंबर 4 पे आ जाओ। क्या नंबर 4 का फिगर आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? ओके, क्या आपको ये नंबर 4 का फिगर दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, अब क्या है कि यहाँ पे एक रियोस्टेट है। तो रियोस्टेट का लोकेशन मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे करना क्या है कि रियोस्टेट का लोकेशन चेंज हो रहा है। तो जैसे रियोस्टेट का लोकेशन चेंज होगा, जैसे रियोस्टेट का लोकेशन चेंज होगा तो साथ में क्या होगा कि रियोस्टेट का लोकेशन चेंज होगा तो ये जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। चलो मुझे सोच के बताओ कि ये सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। राइट नाउ द लोकेशन इज दिस। तो अब आप रियोस्टेट को इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? चलो कोई सोच के बताएगा मुझे, सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? देखो अभी है ना, मेरी बात सुनो, अभी इतना रेजिस्टेंस सर्किट के साथ लिंक हो रहा है, इतना ही, और ये वेस्टेज है, मतलब ये लिंक नहीं हो रहा है, ये डिस्कनेक्टेड पार्ट है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब रियोस्टेट को इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, मतलब इस डायरेक्शन में, तो सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Decrease. डिक्रीज होगा। सीधी सी बात है कि सर्किट का रेजिस्टेंस अगर इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो तो डिक्रीज होगा, अगर इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो तो वो सर्किट में ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड होगा। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, as you move the rheostat, as we move the rheostat,
resistance of the circuitry decreases and because of that the current will be resistance अगर Increase. इंक्रीज हो रहा है तो करंट का क्या होगा? Increase. इंक्रीज होगा। अब थोड़ा और आपको ये फिगर में समझ में आया है तो इसके लिए मैं थोड़ा और ये काम करता हूँ जैसे आपको मतलब एग्जैक्ट पता चले कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, और थोड़ा और मैं काम करता हूँ और एक चीज़ मैं कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट आगे की साइड है, फ्रंट साइड है, कौन सा बैक साइड है। ये फ्रंट एंड बैक के हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि हमको कैसे करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो ये जो मैंने किया वो उससे आपको पता चल गया कि भाई ये जो साइड है वो बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका फ्रंट साइड है और ये जो है वो बैक साइड है। सिमिलरली ये जो पार्ट है वो फ्रंट साइड है और ये जो पार्ट है वो बैक साइड है। क्या ये बात आपको समझ में आया? चलो, अब ये करंट जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो आप एक काम करो, आपके फिंगर को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ तो इसका जो कॉइल 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट साइड होगा? Left hand side. लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, वेरी गुड। तो मतलब कॉइल 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो उसका कुछ लेफ्ट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 के साथ भी लिंक होगा। तो चलो, ये कॉइल 2 के साथ भी कुछ लेफ्ट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है। बट अब फ्रेंड्स करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये जो लेफ्ट साइड वाला जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा। तो अब कॉइल नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो कॉइल नंबर 2 का जो खुद का करंट है, इंड्यूस करंट है, वो क्या करने का ट्राई करेगा? Opposite. हाँ, वो लेफ्ट हैंड साइड के फ्लक्स को रिड्यूस करने का ट्राई करेगा। मतलब वो खुद का फ्लक्स कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा? Right. राइट साइड प्रोड्यूस करेगा। तो उसका खुद का फ्लक्स राइट साइड में मुझे प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए? तो करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए तो आपको फिगर से देखना पड़ेगा। तो राइट साइड करना है तो मतलब ऐसे ऐसे मतलब ऐसे होना चाहिए। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आपको ये फ्लक्स राइट साइड चाहिए तो करंट जो है ना वो ऐसे इस हिसाब से फ्लो होना चाहिए। देखो तो काम हो जाएगा। बराबर है? देखो तो एक बार, ये फ्रंट साइड है ना बैक और ये वाला बैक साइड है, ये बैक साइड है। अब बराबर है। देखो क्या मैंने ये बराबर करंट का डायरेक्शन ड्रॉ किया है? देखो तो Yes, sir. तो ये करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? तो बोले में हो रहा है तो बोले y2z x2z z2y या फिर x2z z2y y2x, दोनों में से कोई एक भी आंसर लिख सकते हो आप। क्या आता है? देखो तो आंसर क्या भैया, आंसर आ रहा है? हाँ सर। तो क्या ये फ्रेंड समझ में आया? और दो फिगर है यहाँ पे और दो केसेस है बट वो केसेस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 5-6 केसेस है उसमें से मैंने 4 केस आपको सिखाया तो और दो केसेस है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, चलेगा? हाँ सर. Sir, આમાં front side અને back side કઈ રીતે ખબર પડે? दिस डॉटेड लाइन इज गिवन फॉर दैट। तो देखो आपका क्वेश्चन ऐसा है कि पता कैसे चलेगा कि फ्रंट साइड कैसा है? तो ये जो डॉट डॉट लाइन दिया हुआ है ना, देखो ये डॉट लाइन बीच में जो डॉट डॉट लाइन दिया हुआ है ना उसके ऊपर से पता चल जाएगा। देखो ये जो डॉट डॉट लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डॉट लाइन यहाँ मतलब ये डॉट लाइन देखो ये रहा। इज इट क्लियर? तो ये डॉट लाइन ऊपर से पास हो रहा है यहाँ से तो मतलब ये जो पार्ट है वो बैक साइड हो गया। इज इट क्लियर? और यहाँ Yes, sir. यहाँ से ऊपर से पास हो रहा है, इस यहाँ से ऐसे पास हो रहा है। ओके, तो वापस से मतलब जहाँ पे डॉट लाइन दिया हुआ है ना जो इंटरसेक्ट कर रहा है, डॉट लाइन जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है कोइल को वो बैक साइड है। इज इट क्लियर? Yes, sir. डॉट लाइन जिस पार्ट में से इंटरसेक्ट कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है लूप को, वो बैक साइड है। इज इट क्लियर? Yes. ओके, तो ये 4 केसेस मैंने आपको सिखाए
फिफ्थ एंड सिक्स्थ केस आप खुद ट्राई करना। ओके फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्वेश्चन 2 करा दिया, हाँ क्वेश्चन 2 तो हो गया होगा, क्वेश्चन 3 कराया है, क्वेश्चन 3 के हाँ हो गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट टाइम कराया था, हाँ वो भी हो गया। वो 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाला कराया था मैंने। हाँ सर, हाँ सर, हो गया। हाँ, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 कराया है, आई थिंक नहीं कराया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ फ्रेंड्स। 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रोड, कराया है फ्रेंड्स। ये रोड का रोटेशन की बात है, तो रोड के अच्छा, हाँ हाँ हो गया। हाफ रोटेशन बी ओमेगा स्क्वायर वाला। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, a circular coil of a radius 8 centimeter and 20 tons is rotated about the vertical diameter with the angular speed of 50 radian per second, and a uniform magnetic field is given, that is a 3 into 10 raised to minus 2 Tesla. And the question is, obtain the maximum and average EMF of the coil. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम ईएमएफ आपको फाइंड करना है, एवरेज ईएमएफ फाइंड करना है। आपको मैक्सिमम ईएमएफ फाइंड करना है, एवरेज ईएमएफ फाइंड करना है। फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन होता है ना, उसका एवरेज ऑलवेज जीरो होता है। बिकॉज साइन एंड कोसाइन फंक्शन में क्या होता है कि जितना आप एक साइकिल के बारे में सोचते हैं, तो जितना पार्ट पॉजिटिव होता है ना, उतना ही नेगेटिव होता है। जितना पार्ट पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एवरेज ऑफ sin omega t and cosine function for one complete cycle is always zero. साइन एंड कोसाइन फंक्शन का एवरेज ऑलवेज जीरो होता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी वांट्स टू फाइंड द एवरेज ईएमएफ, we wants to find the average EMF and maximum EMF. चलो, that is the very first question. तो फ्रेंड्स, ये एक हिसाब से आप देखो तो कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने की बात है। तो फ्रेंड्स, कोई मुझे बताएगा ये कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने की जो बात है, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा थियरी हुआ चैप्टर का कौन सा थियरी हुआ? ये कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने की बात है, तो ये चैप्टर का कौन सा थियरी हुआ? Am I audible to you friends? मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? सर वो लास्ट लेक्चर वाली थियरी। हाँ, लास्ट लेक्चर वाला थियरी मतलब कौन सा? जनरेटर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है व्हाट इज द मैक्सिमम ईएमएफ? नवाब। नवाब।
वेरी गुड. सो ई मैक्सिमम इज इक्वल टू नवाब. क्या आपको नंबर ऑफ टन्स दिया हुआ है क्वेश्चन में? यस, वी हैड गिवन 20 टन्स. क्या आपको ओमेगा दिया है? यस, 50 रेडियन पर सेकंड. एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकंड है. एरिया दिया हुआ है, या पाई आर स्क्वायर कर दो. पाई आर स्क्वायर कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा. एंड मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है. तो मतलब पूरा नवाब आपको दिया हुआ है, पूरा नवाब आपको दिया हुआ है. तो यू कैन फाइंड द मैक्सिमम ईएमएफ. ओके. एंड वी आल्सो वांट्स टू फाइंड द एवरेज ईएमएफ. फ्रेंड्स, एवरेज ईएमएफ भी फाइंड करना है. तो हमको पता है कि जनरेटर के अंदर, याद है आपको, ई इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी था. तो इफ यू वांट टू फाइंड द एवरेज ईएमएफ, देन इट इज कम्स आउट टू बी ई जीरो इज कम्स आउट फ्रॉम द एवरेज. तो साइन ओमेगा टी का एवरेज, अभी हमने डिस्कस किया कि ये साइन फंक्शन का एवरेज तो कितना होता है? 0. तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम ईएमएफ तो कुछ मिलेगा, बट एवरेज ईएमएफ का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स? 0 आ जाएगा. चलो सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि इफ द कोइल इज क्लोज्ड फ्रॉम अ क्लोज्ड लूप फॉर द रेजिस्टेंस 10 ओहम, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट. चलो अब मुझे क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम करंट भी फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स, हमको पता है कैसे करेगा. मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन द रेजिस्टेंस. तो वी कैन डू इट, वी कैन फाइंड इट. तो मैक्सिमम ईएमएफ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं. इफ द कोइल फॉर्म अ क्लोज्ड लूप ऑफ द रेजिस्टेंस 10 ओम, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट. करंट मुझे मिल जाएगा. कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू द जूल हीटिंग. चलो अब एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि हमको एवरेज पावर फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स, ये एवरेज पावर, पावर का फॉर्मूला बोलो, कोई बताएगा मुझे पावर का फॉर्मूला क्या है? Anybody will tell me what is the formula of the power? कोई बताएगा कि पावर का फॉर्मूला क्या है? Anybody? Am I audible to you, friends? चलो पावर का फॉर्मूला आप मुझे सोच के बताओ. 1 मिनट में पोज कर रहा हूं. 1 मिनट मुझे सोच के बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए. बोलो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? सर एप्सिलॉन P इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर बाय आर. वेरी गुड. इट इज एक्चुअली, ये तो पता ही होना चाहिए कि आई स्क्वायर आर है, बट आई इज इक्वल टू ई बाई आर. तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाई आर. दैट इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ द पावर. बट मुझे एवरेज पावर फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरेज पावर फाइंड करने के लिए मुझे ईएमएफ का एवरेज, ईएमएफ के स्क्वायर का एवरेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस का. तो रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट टर्म है, तो उसका कुछ एवरेज नहीं होता है, वो कांस्टेंट ही रहेगा. अब मुझे क्या है कि मुझे एवरेज पावर फाइंड करना है. तो न्यूमरेटर में एवरेज होगा, ईएमएफ का वैल्यू है ई जीरो साइन ओमेगा टी. तो न्यूमरेटर में हो जाएगा एवरेज ई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब ये ई जीरो स्क्वायर तो है ना, वो तो बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट टर्म है. बट ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना पड़ेगा मुझे. अब फ्रेंड्स, मुझे ये पता है कि साइन या कोसाइन फंक्शन होता है ना, उसका एवरेज ऑलवेज 0 होता है, बिकॉज उसमें अगर साइकिल ड्रॉ करते हैं तो जितना पार्ट पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है. तो साइन या कोसाइन का तो एवरेज 0 होता है, वो मुझे पता है. बट ये साइन स्क्वायर है, तो हम एक चीज कर सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2. बायोलॉजी स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट दिस. अगर कोस स्क्वायर थीटा है तो आप कर सकते हो 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2. एंड अगर साइन स्क्वायर थीटा कहीं पे है तो आप कर सकते हो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 2r. 2 बाहर निकल के आएगा, एवरेज में रहेगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी. अब अभी मैंने बताया कि ये कोस ओमेगा का एवरेज तो क्या होता है? इसका एवरेज क्या होगा? 0. तो बाकी क्या बचेगा? हाफ. अरे 1.
तो ई स्क्वायर बाई 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा और कोस का 0 हो जाएगा, तो ई स्क्वायर बाई 2r विल बी रिमेन्स। आई थिंक वो बुक में ये पूरा स्टेप दिया हुआ है कि डायरेक्टली लिखा हुआ है, देखो तो। बुक में स्टेप्स दिया हुआ है या डायरेक्टली लिखा हुआ है? अरे कुछ बोलो तो सही। सर डायरेक्ट है। हाँ तो ये आप, मैं इसको स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, तो ये सारी चीज़ आप वहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ओके। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, हाँ, ये ई जीरो मतलब मैक्सिमम पावर, ई जीरो मतलब मैक्सिमम ईएमएफ, ई जीरो का मतलब मैक्सिमम ईएमएफ। और एक चीज़ यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि वेयर डज दिस पावर केम फ्रॉम, ये पावर कहाँ से आएगा। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी से, देखो सर्कुलर कोयल इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल डायमीटर इंड्यूस इफ द कोयल फ्रॉम, या, तो ये पावर कहाँ से आएगा। सो दिस पावर is produced at the cost of mechanical power given to rotate the coil। ये कोयल को हम जो रोटेट करने के लिए जो मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करेंगे, कोयल को रोटेट करने के लिए हम जो मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करेंगे, उसके एट द कॉस्ट ऑफ दैट दिस पावर इज जनरेटेड। क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके फाइन। क्या क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर दिया, बाकी है? हो गया। वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करना था पता है आपको? ये बहुत ही अच्छी चीज थी कि आपको यहाँ पे ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड करना था। तो ईएमएफ के डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, आपको ये फाइंड करना होता है। क्या ये 7 क्वेश्चन करवा दिया था, बाकी है? फ्रेंड्स बताओ मुझे, 7 क्वेश्चन कराया, बाकी है? ये करा दिया है। उसका स्क्रीनशॉट भेजा है मैंने। उसका डायरेक्शन फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो 7th क्वेश्चन, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, वो आपको शायद मैंने कराया होगा। चलो 8 9 तो डेफिनेटली करवा दिया होगा। मैं राइट फ्रेंड्स? देखो तो हाँ सर हो गया है। 9 10 10th भी हो गया होगा, 10th भी हो गया होगा, एम आई राइट? यस। चलो 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या 11 मैंने करा दिया, बाकी है? बाकी होगा। Is the 11th question is over friends or remaining? रिमेनिंग बाकी है। Okay, तो let us come to the question number 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा है कि वो 6.4 वाला जो क्वेश्चन था, वो रेक्टेंगल कोयल वाला, जिसका लेंथ 2 and 8 था, जिसका साइड 8 क्रॉस 2 था, याद है आपको? 4th क्वेश्चन लास्ट में हमने डिस्कस किया था। उसके जो साइड लेंथ थे, वो एक साइड लेंथ था 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, दूसरा था 8 सेंटीमीटर। तो उसके बेस पे है क्वेश्चन। क्या है कि suppose the loop in the exercise 6.4 is stationary but current feeding the electromagnet that produce the magnetic field is gradually reduced so that the field decreases to its initial value from 0.3 Tesla to at the rate of 0.02 Tesla per second. If the cut is joined and the loop has resistance 1.6 ohm, what is the power dissipated and where does that power came from? ओके तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है? फाइंड ये करना है कि डेसिपेटेड फाइंड पावर मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे सर बोलो। सर डेसिपेटेड पावर यानी जो पावर लूज हो गया वो? एग्जैक्टली।
तो अगर आपको डेसिपेटेड पावर फाइंड करना है तो आई स्क्वायर आर कर सकते हो, या फिर ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइड बाय आर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको ईएमएफ फाइंड करना पड़ेगा टू फाइंड द डेसिपेटेड पावर। तो डेसिपेटेड पावर फाइंड करने के लिए ईएमएफ, तो ईएमएफ कैसे मिलेगा, तो हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला, बोलो क्या लिखूं मैं, डी फाइव बाई डी टी आर डी फाइव बी टी, एंड फाइव के बदले में क्या लिखूं, ए बी कॉस थीटा। बट यहाँ पे लूप इज लूप इन द क्वेश्चन नंबर 4 लूप वाज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो लूप थी ना वो के परपेंडिकुलर था, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जीरो। जीरो। तो कैन आई राइट ओनली ए बी। यस सर। अब यहाँ पे एरिया है ना वो चेंज नहीं हो रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। एरिया तो जो है ना वो 2x4, मतलब ये लूप का जो एरिया है ना वो तो 2x8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब ये एरिया तो 16 2x16 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड डीबी बाई डी मुझे दिया हुआ है, देखो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.0 टेस्ला 0.2 टेस्ला पर सेकंड, बट शुड बी टेकन नेगेटिव। मैंने इसको नेगेटिव लिया, कोई बताएगा मुझे क्यों इसको मैंने नेगेटिव अज्यूम किया, कोई बताएगा मुझे क्यों। सर डिक्रीज हो रहा है। Friends, always remember rate of increment should be taken positive. Rate of increment should be taken positive, while the rate of the decrement should be taken negative. इंक्रीमेंट का रेट पॉजिटिव लेना चाहिए, डिक्रीमेंट का रेट नेगेटिव लेना चाहिए। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो 16 टू 32 32 10⁻⁻⁶, मतलब 3.2 10⁻⁻5 वोल्ट। चलो आपको ईएमएफ मिल गया। अब क्या करना है आपको, ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करना है 1.6। तो ईएमएफ जो है वो 3.2 10⁻⁵ है -5, इसका स्क्वायर कर दो, तो 3.2 इंटू 3.2 डिवाइड बाय 1.6, तो 6.4 बचेगा, एंड 10⁻10 वॉट बचेगा। एंड कोई मुझे बताएगा वेयर डज दिस पावर केम फ्रॉम, मैकेनिकल एनर्जी। ओके यहाँ पे सर हीट ना लीधे। हाँ ये तो पावर तो हीट एज ए हीट लॉस होगा, बट वो इसका क्वेश्चन वही है कि भाई ये हीट डेसिपेट हो रहा है, वो पावर वो किसके द्वारा मिल रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो हम ऐसा क्या, तो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वजह से। नहीं वो तो वापस से वहां पे क्वेश्चन आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों मिला, वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ इट इज एट द कॉस्ट of energy supplied to change magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड आप जब चेंज करोगे, डिक्रीज करोगे, तो उसके लिए कुछ एनर्जी लगेगा, कुछ एनर्जी आपको देना पड़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए, वेराई करने के लिए आप जो एनर्जी प्रोवाइड करोगे, एट द कॉस्ट ऑफ दैट एनर्जी, एट द कॉस्ट ऑफ दैट एनर्जी दिस पावर इज गोइंग टू बी जनरेटेड। तो क्या भैया ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, यस और नो। यस सर। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 is a really a rare question. It is a very good question. Friends, nobody should go. आप ये एक बार 12th क्वेश्चन देख लो, बहुत ही मजा आने वाला है। इट इज अ रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग। ये 12th क्वेश्चन को मत जाने दो, एक बार इसको पूरा डिस्कस करने दो मुझे। डोंट गो एनीवेयर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसमें ये यूनिक है। अब मैं बताऊं क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। इट्स इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू विल लव दिस क्वेश्चन, आई एम श्योर यू विल लव दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि अ स्क्वायर लूप ऑफ अ साइड 12 सेंटीमीटर with its side parallel to the x and y axis।
अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और जो स्क्वायर लूप पड़ा हुआ है वो ऐसे पड़ा हुआ है कि जैसे उसके जो लाइंस, उसके जो साइड्स है वो x एंड y के पैरेलल है। तो मैंने दिखाया यहाँ पे आपको, ये स्क्वायर लूप यहाँ पे मैंने प्लेस किया हुआ है। इन सच अ मैनर I had placed the square loop in such a manner that its sides are parallel to the x and y axis. चलो, क्या ये बात आपको समझ में आई फ्रेंड्स? यहां तक समझ में आया? अरे हाँ तो बोल दो। हाँ सर। ओके, अब क्या लिखा है? In the positive x direction, an environment containing the magnetic field in a positive z direction. चलो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव z डायरेक्शन में मतलब बाहर आ रहा है। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? 0। चलो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल 0 है, वो तो पता चल गया। बट यहाँ पे जबरदस्त चीज ये है कि द फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म इन द स्पेस नॉर कांस्टेंट इन द टाइम। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दो हिसाब से चेंज हो रहा है। एक तो वो पोजीशन, स्पेस पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, एक तो वो पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, और दूसरा वो टाइम के साथ भी वेराई हो रहा है। पोजीशन के साथ वेराई हो रहा है और दूसरा टाइम के साथ भी वेराई हो रहा है। दोनों हिसाब से वो वेराई हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर दो हिसाब से वेराई हो रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स का भी जो वेरिएशन होगा, वो भी दो हिसाब से होगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो दो हिसाब से इंड्यूस होगा। वो फ्लक्स के वेरिएशन टाइम के साथ भी हो रहा है एंड पोजीशन के साथ भी हो रहा है। तो मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो दो